नमस्कार फ्रेंड। राम राम। जय सिया राम। मौसम थोड़ा अच्छा है, हवाएं चल रही हैं और प्रकृति को देखने का एक अलग ही आनंद होता है। ऐसा लगता है कि हम भगवान से रूबरू हो रहे हैं। तो आप कहीं ये ना समझने लगें कि आज मैं प्रकृति की बात कर रही हूँ। नहीं, मुझे याद है सिस्कियाँ में मैं कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग बातें ही करती हूँ। तो आज मैं बीच में बिना एक्सप्लेन किए कंटिन्यू आपको कनेक्ट करूँगी और सवाल भी आप ही पे छोड़ूंगी। अरे तू माँ है या कसाई? एक मासूम बच्चे से माँ की कोख में पलने के नैसर्गिक अधिकार को भी छीन रही है, वैशाली जी ने गुस्से से कहा। क्या करूं मम्मी, मेरी भी मजबूरी है। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरा कैरियर 4-5 साल पीछे चला जाएगा। तुम तो जानती हो मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की है और कैरियर बनाने के लिए संघर्ष किया है। अब अवसर मिला है अपनी मेहनत का फल पाने का, तुम बस समय पर आ जाना। अनन्या ने बिना वैशाली जी का जवाब सुने फ़ोन रख दिया। आपको बता दूं, वैशाली जी मदर हैं और अनन्या उनकी विवाहिता बेटी, जो इस समय प्रेग्नेंट है। लगभग प्रेगनेंसी का, डिलीवरी का पूरा टाइम हो चुका है। वैशाली जी परेशान हो उठी कि कैसी माँ है, एक भौतिक वस्तु के चलते अपनी कोख में पलती नन्ही सी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। उनका मन किसी भी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि बच्चे को यूं जबरदस्ती समय से पहले जन्म दिया जाए। मातृत्व तो कितना सुखद एहसास होता है। एक एक पल अपने बच्चे को पेट के अंदर विकसित होते हुए महसूस करना, उसकी हलचल से आनंदित होना, और ये लड़की असमय ही इस सुख से वंचित हो जाना चाहती है। वैशाली जी को उस अजन्मे शिशु की चिंता होने लगी। वह मन करुणा से भर उठा। वैशाली जी का मन जब बहुत परेशान हो गया तो वे बाहर पति के पास जाकर बैठ गईं। वे पेपर पढ़ रहे थे। पेपर में नजरें गड़ाए हुए ही उन्होंने पूछा, क्या हुआ? फोन पर किस पर बरस रही थी? आपकी लाडली पर, वैशाली जी भुनभुनाती हुई बोली। क्यों, क्या हुआ? पति की नजरें पूर्वक पेपर पर जमी हुई थीं। तब वैशाली जी ने अनन्या से हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर शेखर जी भी स्तब्ध रह गए। पेपर एक ओर रखकर गुमसुम से बैठे रहे। कुछ देर तक इस विषय पर बातचीत करने के बाद शेखर जी ने कहा, जो हुआ सो हुआ। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वैशाली के समय पर बेंगलुरु कैसे पहुंचे। भोपाल से बेंगलुरु डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है। भोपाल से पहले मुंबई और फिर मुंबई से बेंगलुरु जाना पड़ेगा। इतना कहकर शेखर जी ऑनलाइन टिकट बुक करने लगे। चलो, इस हाईटेक जमाने के कुछ फ़ायदे तो ज़रूर हैं। वैशाली जी निश्चिंत थीं कि अभी बहुत समय है जाने में, लेकिन अब उन्हें जल्द से जल्द रवाना होना होगा। ये पड़ोस में जाकर उनके रसोइये से बात कर आईं कि जब तक वे नहीं हैं वो आकर सुबह शाम शेखर जी का खाना बना दिया करे। फिर वे अपना बैग तैयार करने लगीं। सोचा था कि 15-20 दिन वहाँ रहकर अनन्या व बच्चे को लेकर भोपाल आ जाएंगी। भाग्यवान है अनन्या, उसे भले सास ससुर मिले हैं, वरना आजकल की लड़कियों के सामने कैरियर के चलते बच्चे पालना कितना मुश्किल हो जाता है, और कैरियर के चलते माँ भी कहाँ बनना चाहती हैं। वो अनन्या की उम्र भी 30 पार हो गई थी। उसके सास ससुर के सामने वे खुद को अपराधी सा महसूस करने लगी थी, क्योंकि उनकी बेटी ही अपने कैरियर में नई ऊंचाइयों को छूने की हसरत में
परिवार बढ़ाने को तैयार नहीं थी। जब अनन्या ने अपना 35वां बर्थडे मनाया तब उन्होंने अनन्या के पास जाकर उसे खूब समझाया, आयुष व उसके माता पिता की इच्छा का मान रखते हुए वास्ता दिया। तब कहीं जाकर वह माँ बनने को तैयार हुई। वो भी ईश्वर की कृपा से अभी तक सब ठीक ठाक है और माँ बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। नहीं तो 35 की उम्र में प्रेगनेंसी के समय कई समस्याओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वैशाली जी सामान जमाते हुए सोचने लगी कि पहले बेटियां प्रसव के लिए मायके आती थीं, अब माँ को जाना पड़ रहा है। पहले खुशखबरी मिलते ही झबले सिलने और स्वेटर बुनने का कार्यक्रम शुरू हो जाता था, अब बाजार में सब रेडीमेड मिल जाता है। छोटी छोटी बातों से जुड़ी हुई मातृत्व की नन्ही नन्ही खुशियों के धागे इस पीढ़ी ने विलुप्त हो गई हैं। नियत दिन सुबह ही वैशाली जी बेंगलुरु पहुंच गई। ड्राइवर उन्हें लेने एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। घर पहुंची तो असमंजस में थी। घर पहुंची तो अनन्या व आयुष दोनों ही घर पर नहीं थे। आयुष तो ठीक है, लेकिन अनन्या को ना देख करके आज उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ। सास ने बताया कि आज वो ऑफिस में अपने कुछ ज़रूरी काम पूरे करने गई है, क्योंकि कल से वो छुट्टी पर रहेगी। शाम के 7 बजे अनन्या व आयुष घर आए। दूसरे दिन सुबह समय पर सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। अनन्या को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। बाहर सभी आतुरता से नए मेहमान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 40 मिनट बाद नर्स ने आकर खबर दी कि बेटा हुआ है। बच्चा कैसा है? अनन्या कैसी है? बच्चा बाहर लाकर कब दोगे? सबने मिलकर ढेर सारे सवाल पूछ डाले। बच्चा ठीक है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। अनन्या भी बिल्कुल ठीक है, अभी स्टिचेस लग रहे हैं, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे, नर्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया और अंदर चली गई। सभी के चेहरों पर राहत के भाव आ गए। कुछ ही देर बाद अनन्या को रूम में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर नींद व पेन किलर का इंजेक्शन देकर चली गई। वैशाली जी का मन बच्चे के लिए छटपटा रहा था। तभी नर्स ने बाहर आकर कहा कि नर्सरी में चलकर बच्चे को देख लें। वैशाली जी तुरंत भागी भागी गई और बच्चे को उन्होंने बड़े प्यार से और करुणा से देखा, लेकिन वो उसे गोद में उठा नहीं सकती थी, क्योंकि वो समय से पहले डिलीवरी हुई थी। आयुष तब भी बच्चे पर जान छिड़कता, वह जब भी समय मिलता बच्चे को संभालता। दिन बीतते जा रहे थे। शेखर जी अकेले उकता गए थे। वैशाली जी भी अब घर वापस जाना चाहती थी। उन्होंने अनन्या से अपने साथ भोपाल चलने को कहा, पर उसने साफ मना कर दिया कि जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने अपनी डिलीवरी जल्दी करवा ली, अब उसे छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकती। यदि वैशाली जी जाना चाहें तो जा सकती हैं, वह बच्चे के लिए आया रख लेगी। वैशाली जी सन्न रह गई। बच्चे को आया के हाथ सौंपने का तो वह सोच ही नहीं सकती। अनन्या बच्चे को जन्म देकर भी माँ नहीं बन पाई। वैशाली जी ने कठोर शब्दों में उसे समझाना चाहा तो वो बहुत मायूस व दुखी स्वर में बोली, मम्मी, यह उच्च शिक्षा का भूत भी तो तुमने ही मेरे दिलो दिमाग में भरा था ना। तुम खुद कितनी अधिक महत्वाकांक्षी थी अपनी इकलौती बेटी को लेकर कि वह बेटों से भी अधिक ऊंचा मुकाम हासिल करेगी, और अब तुम चाहती हो कि मैं वहाँ से नीचे आ जाऊँ, तो अब यह नहीं होगा। अब इस मुकाम को बरकरार रखना और आगे बढ़ते जाना ही मेरी ज़िंदगी है, मेरा सपना है। तुमने ही दुनिया भर की महिलाओं के उदाहरण देकर मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, और अब नीचे खींच रही हो। कुछ दिन के लिए मेरी अब तक की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुमने पढ़ाई में हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया,
कभी मैं थक जाती या परीक्षा के समय हताश हो जाती तो तुम ही मेरा संबल बनती थी। जिंदगी के इम्तहान में इम्तहान में भी मेरा साथ दे दो। तुमने हमेशा पढ़ाई के इम्तहान में मेरा साथ दिया है। फिर वह सास से बोली, मुझे गलत मत समझिए, अपने बच्चे से भी मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके प्रति लापरवाह नहीं हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाले सुरक्षित हाथों में है वो। आप दोनों के रहते मैं पूर्णतः निश्चिंत हूँ। कुछ महीनों की बात है, बस मेरा साथ दे दीजिए प्लीज़। इतना कहकर अनन्या अपना बैग उठाकर थके कदमों से ऑफिस के लिए निकल गई। वैशाली जी व अरोड़ा जी एक दूसरे से नजर चुराती हुई चुपचाप अनन्या को जाते हुए देखती रही। सच्ची है, इस हाईटेक जनरेशन को जन्म देने वाले तो हम ही हैं। हमने उन्हें पारिवारिक मूल्य व महत्व सिखाए ही नहीं। बचपन से ही उन्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां व मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंचे पद हासिल करने की शिक्षा देते रहे। भूल तो कहीं न कहीं हमसे ही हुई है। हमने ही इस पीढ़ी को रूढ़ियों को तोड़कर आसमान छूने के लिए प्रेरित किया। अब कैसे उम्मीद करें कि वे धरती पर घोंसला बनाकर रहें। बस चिंता तो अनन्या की सेहत की थी, लेकिन कुछ पाने का मूल्य तो हमेशा चुकाना पड़ता है। हमें अलग मूल्य चुकाने पड़े व इस हाईटेक जनरेशन को अलग मूल्य चुकाना पड़ रहा है। अनायास ही वैशाली जी व अरोड़ा जी को इस हाईटेक जनरेशन से सहानुभूति हो आई। बेचारी दोनों ही मोर्चे पर पिस रही हैं। दोनों देर तक अपनी सोचों में डूबी रहीं। अंदर बच्चा नींद खुल जाने पर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गई व तत्परता से कमरे की ओर बढ़ गई। कैसी लगी ये कहानी जो आज के हाईटेक जनरेशन, हाईटेक कल्चर और मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने वाले ऊंचे ओहदे के मम्मी और पापा की कहानियां हैं। हम सिर्फ उन्हें दोष नहीं दे सकते, क्योंकि इस तरह के कल्चर को बढ़ावा भी हमने ही दिया है। छोटे बच्चों के सिर पे ये बनना है, वो बनना है, इससे कम से समझौता नहीं करना है, हमने ही सिखाया था। और जब वो छोटा सा पौधा आज उनके मन में, उनके दिल में, उनके दिमाग में बढ़कर बहुत बड़ा वृक्ष हो चुका है, तो हम और आप सिर्फ एक दूसरे का मुंह देख सकते हैं, अफसोस कर सकते हैं, कर कुछ भी नहीं सकते। तो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। आज के लिए इतना ही। जय सिया राम।